everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12 Political Science. आज हम करेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के MCQ क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, स्टैंड अलोन, रीजन असर्शन, MCQ, ईच एंड एवरी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन वी विल बी डूइंग टुडे. तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ 26 से स्टार्ट हो रही है और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है ये 26 से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, तो गाइज ये जो हमारी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वीडियो है, ये जो चैप्टर है, इसकी 3 to 4 पार्ट्स में MCQ वीडियोस आ रही हैं. टोटल में हम 150 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस कराए हैं. आपके दो टॉपिक है, कौन से, गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन, गॉर्बाचोव एंड रिफॉर्म्स, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. आज हमें करने हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड आगे के दो टॉपिक्स के MCQ. एंड देन थर्ड वीडियो के अंदर हम इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज करेंगे, प्लस जो हमारे एडेड टॉपिक्स है ना, CIS, अफगानिस्तान वॉर, वो करेंगे. एंड हमारी फोर्थ वीडियो आएगी जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज, मिक्स, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू फॉल्स, बहुत ही मतलब लेवल अप वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो कोई अगर कंफ्यूज था 26 से क्यों स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ चुके हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप चेक करोगे तो आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी एंड इंग्लिश. ओके, एंड सबके MCQ क्वेश्चंस मैंने कराने स्टार्ट करा दिया है. इंग्लिश के MCQ मैराथन इज कंप्लीटेड ऑन माय चैनल. एंड अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. मैं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो MCQ के आएंगे वो भी पेस्ट कर दूंगी, और एंड ऑफ बायोपोलैरिटी जो मैंने फुल चैप्टर पढ़ा रखा है वो भी. तो जस्ट स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तो अभी आप लाइव चैट ऑप्शन यूज कर सकते हो फॉर टेलिंग मी द आंसर्स, एंड मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक कॉपी लेके बैठो और इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहो. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द सोवियत system became so weak and why did the economy stagnate. तो you will be giving 4 options. तो तुम्हें ये बताना है कि इसमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम इतना वीक हो गया था और इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी. ऑप्शन ए, रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर आर्सेनल एंड मिलिट्री आर्सेनल, कि भाई इतना सारा पैसा तो मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा करने में, उनको मेंटेन करने में लग जाता था, इसलिए इकोनॉमी स्टैग्नेट हुई. ऑप्शन बी, द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप. ओके, तो जो सैटेलाइट स्टेट्स बना रखी थी ईस्टर्न यूरोप पे, उनकी वजह से बहुत खर्चा होता था. ऑप्शन सी, विद इन द सोवियत सिस्टम 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर, और जो ये हमारी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो इनकी सैटेलाइट स्टेट्स बन रखी थी उनके ऊपर भी बहुत खर्चा होता था. ये ऑप्शन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज, अगर आपको नहीं पता है तो ऑल ऑफ द अबव. सोवियत यूनियन इकोनॉमी स्टैग्नेट इसलिए करती है, एक तो मिलिट्री पे बहुत खर्चा था, दूसरा जो सैटेलाइट स्टेट्स ईस्ट यूरोप में बनी थी उस पर बहुत खर्चा था, और तीसरा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी ना, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. इफ यू डोंट नो द नेम टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के नेम. नहीं आते हैं तो लर्न करो पहले उनको. तो जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, लाइक उनको साथ में रखने में. तो इसी वजह से ये कुछ रीजन थे जिससे सोवियत इकोनॉमी क्या हो गई थी, स्टैग्नेट हो गई थी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्वेश्चन नाउ. तो असर्शन गिवन है, ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट. तो ये असर्शन देखो पहले क्या लिखा है कि जो सोवियत यूनियन USSR के जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको समझ में आ जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो उनसे इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड है और एडवांस है. तो अब सबसे पहले असर्शन देखते हैं, ये सोचना है कि असर्शन ट्रू है या ये असर्शन फॉल्स है. तो करेक्ट आंसर क्या है, ये असर्शन ट्रू है कि ऐसा ही हुआ था. USSR के लोगों को पता चला कि अच्छा भैया ये हमसे इतना ज़्यादा एडवांस है इकोनॉमिकली. नाउ लेट्स सी द रीजन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो दे क्रिटिसाइज द प्रेजेंट सिस्टम एज दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट. और रीजन गिवन है देयरफॉर, या फिर इसीलिए, किसी भी तरीके से आ सकता है ये, इसीलिए उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया अपने सिस्टम को, कम्युनिज्म वाले कैप, और जो है प्रेस करना शुरू कर दिया किसको, वेस्टर्न वर्ल्ड को. तो क्या रीजन ट्रू है, तो तुम कहोगे हाँ दीदी रीजन भी ट्रू है. जैसे उन्हें डिफरेंस पता चला, यू कैन सी हियर डिस्पैरिटीज पता चली उन्हें वेस्ट में और ईस्ट में, यानी कि जिस वर्ल्ड में वो रह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड में जिस सिस्टम में वो रह रहे थे उससे बेटर था वेस्टर्न सिस्टम. तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना शुरू करा और फिर उन्होंने विद्रोह करा कि हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए. तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू. तो अब आपको रीजन असर्शन चेक करते हैं. What will be our reason assertion? तो आप ऑप्शन ए तब मार्क करोगे when both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, तो भैया A और R तो ट्रू है. अभी हम एक्सप्लेनेशन वाला बाद में देखेंगे. ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
ऑप्शन सी, इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो देखो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता ना, इन योर एग्जाम्स यू हैव टू डू दिस एलिमिनेशन, ठीक है। तो तुमने सी वाला पढ़ा, तुम कहोगे कि नहीं ए और आर तो दोनों ट्रू है, तो सी तो नहीं है। देन लेट्स सी D1, इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो तुम कहोगे नहीं ये भी नहीं है, बिकॉज ए और आर दोनों ही ट्रू है, तो सी और डी तो नहीं है। नाउ लेट्स कंपेयर द A1 एंड द B1। तो ए में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड बी में भी यही लिखा है। तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इफ आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एक बार फिर से हम इसको रीड करेंगे और देखते हैं कि क्या आर एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ऐसे कि हमारा आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें रीजन गिवन है, सो दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड एज दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द वेस्ट। और एजर्शन क्या था, ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो यस, यहाँ पे आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। जब उनको पता चला कि भैया इतनी ज़्यादा इकोनॉमी हाई है हमारे यूएसए की और वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर is the correct explanation of A. What came as a shock to the citizens of Soviet Union? क्या ऐसा शॉक की तरह उन्हें लगा था? The reality of its backwardness, the economic value, the reality of the communist party and none. तो करेक्ट आंसर इज जो उनकी बैकवर्डनेस थी, जो पिछड़ापन उनका था, तो they were so backward, वो उनको एक शॉक की तरह लगा। Next question, Communist Party that had ruled the Soviet Union for over dash years was not accountable to the people. तो कितने साल तक रूल करा था कम्युनिस्ट पार्टी ने? 70, 80, 57। तो करेक्ट आंसर है 70 years। आई होप तुम लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement the reforms? तो भैया ये क्वेश्चन तो बच्चे मुझे कहते दीदी जब आप ये चैप्टर पढ़ाते तो गोर्बाचोव को देखकर हमें लगता है why this thing happened with Gorbachev, कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एनालाइज करा सिस्टम को, एंड ही स्टार्टेड, मतलब वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने चेंज लाने की कोशिश करी, बट फिर भी उनको ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है। अब ऐसा क्यों सारे रिफॉर्म्स रेडी कर लिए थे तब भी सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों हुआ? तो ऑप्शन ए आपको सबसे पहले यहाँ गिवन है, गोर्बाचोव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म्स एंड लूजिंग द सिस्टम। दैट गोर्बाचोव ने अपने रिफॉर्म्स लाए और सिस्टम को लूज कर दिया। लोगों को जो हकीकत पता नहीं थी उन्हें एकदम से पता चली, और जैसे ही उनको पता चली, ओके नेक्स्ट, रिफॉर्म सेट मोशन फोर्सेज एंड एक्सपेक्टेशन दैट फ्यू कुड हैव प्रेडिक्टेड एंड बिकेम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। बी ऑप्शन गिवन है कि जो रिफॉर्म्स थे इन मोशन फोर्सेज सेट कर दिया, यानी कि लोगों को अच्छा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड इतना बेटर है, एंड दे वर इन मोशन फोर्स की हटाओ भैया कम्युनिस्ट पार्टी को, हमें तो भैया कैपिटलिज्म लाना है। या फिर ऑप्शन सी, द रिफॉर्म्स वर अनरीजनेबल, या फिर गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स गलत थे। ये ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यू टेल मी दैट क्या रीजन था? ए एंड बी था कि लोगों को पता चला एंड मोशन फोर्सेज सेट हो गई, या गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स गलत थे? तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे डी वाला होगा। गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स गलत नहीं थे, बस ये था कि लोग, गोर्बाचोव ने जैसे ही रिफॉर्म्स लेकर आया उससे सिस्टम लूज हो गया एंड पीपल स्टार्टेड, क्या पीपल ने मतलब कि बिल्कुल इमोशन फोर्सेस सेट हो गई एंड दे वर लाइक कम्युनिस्ट पार्टी हटाओ, सोवियत यूनियन बैन, डिसइंटीग्रेट हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच रिपब्लिक वांटेड सोवरेनिटी फ्रॉम रशिया? इनमें से कौन सी रिपब्लिक सोवरेनिटी चाहती थी रशिया से? बाल्टिक रिपब्लिक्स, जिनमें एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया आती है, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और बन सकते हैं, नेम द 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स। तो याद रख लो एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, एंड what were the immediate cause of the disintegration, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ रीजन assertion given है, the dissatisfaction with the Soviet Union was the strongest in the more European and prosperous part in Russia and the Baltic area as well as Ukraine and Georgia। तो assertion में हमें ये given है हमें that जो dissatisfaction था सोवियत यूनियन से वो सबसे ज़्यादा prosperous part of रशिया में था और बाल्टिक एरियाज में था और हमारा यूक्रेन और जॉर्जिया में था। तो क्या ये assertion ट्रू है? तो yes, this assertion is true, बिकॉज मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया ना दैट ये कुछ ऐसे स्टेट्स थी, रिपब्लिक्स थी जो चाहती थी कि यूएसएसआर से हम अलग हो जाएं। तो यहाँ पे विद्रोह हो रहा था और दे डिड नॉट वांट टू बी विद द सोवियत यूनियन। अब रीजन देखते हैं, बिकॉज रीजन में बताया गया है बिकॉज द ऑर्डिनरी पीपल हेयर कहाँ, रशिया के प्रॉस्परस पार्ट के, यूक्रेन के, जॉर्जिया के, बाल्टिक रिपब्लिक्स के लोगों को ऐसा लगता था दैट दे वर एलिनिएटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन वंस and from each other and concluded that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas with the Soviet Union। अब ये इन्होंने रीज़न दिया है कि क्यों उनको alienated फील होता था, क्यों वो सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते थे। तो उसका रीज़न यहाँ पे गिवन है हमारे को दैट उन्हें ऐसा लगता था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी ना 5, वो बैकवर्ड थी और उन्हें ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा पैसा भर रहे हैं उनको अपने साथ में रखने के लिए। दैट्स वाई दे थॉट दैट हम अलग हो जाते हैं, और साथ में इतना कल्चर्स एंड डिफरेंट चीज़ों की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो अलग होना चाहते थे। तो यहाँ पे देखो रीज़न भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, तो यहाँ पे भी A1 करेक्ट होगा।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकंड टॉपिक, दैट इज, वैसे बुक के अकॉर्डिंग तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। व्हाट आर द 3 ब्रॉड काइंड्स ऑफ इंड्यूरिंग चेंजेस दैट रिजल्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो कैसे 3 टाइप के चेंजेस हुए थे फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, इट मेंट एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस, कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन, एक सुपर पावर खत्म तो ऑब्वियसली कोल्ड वॉर एंड हुआ। सेकेंड, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर रिलेशन चेंज हो गए। सी, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मेन द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। सी ऑप्शन में गिवन है दैट सोवियत यूनियन खत्म हुआ, 15 रिपब्लिक से सोवियत यूनियन बना था, तो ऑब्वियसली नई नई कंट्रीज इमर्ज होगी। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप याद रख लो दैट जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो ऑल दिस हैपेंड, कोल्ड वॉर खत्म, नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिल्कुल ही चेंज हो गया सिनेरियो, बहुत नई कंट्रीज बनने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 पॉसिबिलिटीज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन। इनमें से कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज कोल्ड वॉर ने हमारे सामने रख दी थी। फर्स्ट, द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम। पहली कि अब जो रिमेनिंग सुपर पावर है, दैट इज एग्जाम्पल दैट इज आर यूएसए, वो सबको डोमिनेट करेगा, हेजिमोनी दिखाएगा अपनी। ये ऑप्शन भी, डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स विल कम टुगेदर एंड प्ले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द नेशनल सिस्टम। या फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा कि जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस सारे इकट्ठे आके जो है वर्ल्ड को रूल करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। ये इमर्जेंस ऑफ न्यू सुपर पावर फॉर बाइपोलैरिटी, या फिर कोई एक नई सुपर पावर निकल के आएगी फॉर द बाइपोलैरिटी। तो ये ऑप्शन डी, ए एंड बी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर ने हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ रखी थी। पहली ये थी हमारे सामने कि या तो हेजेमोनी बनेगा हमारा यूएसए, हमारे पे दादागिरी दिखाएगा, या फिर ऑप्शन बी थी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, सबके सब उसमें जो है इमर्ज होंगे। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग वन। तो आप लोगों को किस में मार्क करना है, डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अ न्यू पावर स्टार्ट इमर्जिंग, रशिया बिकेम द सेकंड सुपर पावर, यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर, या ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। ये बी वाला गलत है, रशिया सेकंड सुपर पावर नहीं बनी थी। तो दैट्स व्हाई लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशंस लाइक डैश एंड डैश बिकेम पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दीज कंट्रीज सिंस दे गिव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। अब कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस थे जो बिल्कुल ही एक एडवाइजर की तरह बन गए थे सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के, मतलब कि जो ये डिसइंटीग्रेट हुई ना सोवियत यूनियन से, यूक्रेन ले लो, बेलारूस ले लो, जितनी भी कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हुई सोवियत यूनियन से, तो इनको एक पावरफुल एडवाइजर्स की तरह 2 इंस्टीट्यूशंस आए थे जिन्होंने हेल्प करी थी इनको कैपिटलिज्म में लाने के लिए, हेल्प करी थी। और उससे क्या हुआ था वो अभी हम आगे शॉक थेरेपी में पढ़ेंगे। तो कौन से 2 वो इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो थे उन्होंने जो था पावरफुल एडवाइजर्स की तरह काम करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्रीज वांटेड टू ज्वाइन नेटो। तो भैया जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो कौन सी कंट्रीज ऐसी थी जो नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी। सेंट्रल एशियन, ईस्ट यूरोपियन, बाल्टिक रिपब्लिक, या बीएनसी। तो करेक्ट आंसर ईस्ट यूरोपियन, बाल्टिक रिपब्लिक, या बीएनसी। तो करेक्ट आंसर इज बीएनसी। देखो सेंट्रल एशियन वाली नहीं चाहती थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो चाहती थी नेटो में जाए, और बाल्टिक रिपब्लिक चाहती थी। सेंट्रल एशियन क्या चाहती थी, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, सेंट्रल एशिया वाली चाहती थी कि हम रशिया के साथ में ही रहे, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। डैश कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश टाइज विद वेस्ट, यूएसए, चाइना एंड अदर्स। तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज थी, मैंने आपको अब बता दिया था आंसर। अब आप बताओ, सेंट्रल एशियन, ईस्ट यूरोपियन, बाल्टिक रिपब्लिक, या बीएनसी। तो यहाँ पे होगा सेंट्रल एशियन। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वंस अगेन। अब देखो 15 कंट्रीज थी, अब डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब सबकी अपनी मर्जी है, जिसका साथ तुम्हें अलायंस बनाना है और जिसका साथ देना है, जिसका फ्रेंड बनना है बन जाओ। नो, इट वॉज नॉट अबाउट अलायंसेज, ओके, जिसका साथ देना है दे दो। तो भाई ईस्ट यूरोपियन जो थी और बाल्टिक रिपब्लिक वो तो चाह रही थी भैया हम नेटो में चले जाए, और जो सेंट्रल एशियन वंस थी जिनको बैकवर्ड बोला जाता था वो चाहती थी कि भाई हम रशिया के साथ में ही रहे, क्योंकि अब रशिया को ही सारी पावर्स मिल गई थी सोवियत यूनियन की मोस्ट ऑफ द, तो वो चाहती थी कि हम रशिया के साथ ही अपने क्लोज टाइज रखें, यूएसए के साथ भी रखेंगे, चाइना के साथ भी रखेंगे, वो नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द न्यू प्लेयर्स इमर्ज इन द इंटरनेशनल सिस्टम। कैसे बाहर आए थे वो, विद देयर ओन आइडेंटिटी, विद देयर ओन इंटरेस्ट, विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी नई कंट्रीज बन के आई, एक तो उनकी आइडेंटिटी अब अपनी थी, पहले वो यूएसएसआर थी, अब उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी, उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, चाहे वो कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। देन उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज भी बहुत सारी थी, क्योंकि पहले सब कुछ क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं थी, सब गवर्नमेंट संभालती थी, अब टोटल ट्रांजिशन होना था। तो सारी की सारी ये बातें जो थी नई कंट्रीज़ में इमर्ज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होंगे फ्रॉम द शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम में। तो भाई ये शॉक थेरेपी क्या होती है, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो अच्छे से, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में शॉक थेरेपी एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आपको ये बताना है, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन
फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन टू अ सोशलिस्टिक सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अब ये अबव स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ कि भाई जो ये ट्रांजिशन हुआ ना, कहने को तो बहुत आसान था कि कैपिटलिज्म ले आते हैं, कम्युनिज्म हटा देते हैं, बट यहाँ ये कहा गया कि ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल था। तो इज़ दिस ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर क्या है? ये ट्रू है। तो ये ट्रांजिशन था, ये बहुत पेनफुल था। इट शैटर्ड द इकोनॉमीज ऑफ ऑल द कंट्री, जो हम आगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज। तो ये जो ट्रांजिशन का मॉडल था इसे क्या बोला गया? शॉक थेरेपी, शॉकिंग थेरेपी, शॉक रिजाइम या शॉक ट्रांजिशन। तो करेक्ट आंसर है शॉक थेरेपी। आसान है ये, आई अंडरस्टैंड, बट जब हम एग्जाम में होते हैं ना ABCD ऑप्शन और बबल आपको एक बार ही भर दिया तो उसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो उस समय पे बहुत दिमाग से और अपने आंखों को बिल्कुल ही ध्यान से देख के ना बार पढ़ के यू नो वेरी कॉन्फिडेंट यार ए है शॉक थेरेपी लगाऊं, नहीं, फिर भी पूरे पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर पेन लेना है एंड देन यू लाइक ए पे ही है ना शॉक थेरेपी एंड देन मार्क करना है। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शॉक थेरेपी वेरिड इन डैश अमंग्स द फॉर्मर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज बट इट्स डायरेक्शन फीचर वर क्वाइट सिमिलर। तो आपको बताना है कि ये जो 15 कंट्रीज थी इनमें शॉक थेरेपी के फीचर्स तो सेम ही थे, मतलब कि सेम काम ही हुआ था, बट एक चीज डिफरेंट थी। क्या थी वो? स्पीड डिफरेंट थी, इंटेंसिटी डिफरेंट थी, इफेक्ट डिफरेंट था, या A and B? D1 दैट इज A and B। तो हमारी जो शॉक थेरेपी थी उसकी इंटेंसिटी और स्पीड डिफरेंट थी 15 की 15 कंट्रीज़ में, बट फीचर सेम ही थे कि भैया उन लोगों की करेंसी डिक्रीज़ हो गई, उनकी फैक्ट्रीज बिक गई एंड जो पीपल थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। फीचर्स बिल्कुल सेम थे बट इंटेंसिटी एंड जो स्पीड थी वो अलग अलग थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, each of these countries was required to make a total shift to capitalism, which means rooting out completely any स्ट्रक्चर evolved ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। अब ये assertion गिवन है कि ये जो ईच ऑफ दिस कंट्री, ईच कौन सी हो गई? ये रशिया हो गई, सेंट्रल एशियन हो गई, ईस्ट यूरोपियन हो गई, बाल्टिक रिपब्लिक हो गई, इन सबको अब क्या करना था? टोटल ट्रांजिशन करना था कैपिटलिज्म में। अब इसका मतलब ये है कि अगर पुराने ज़माने के उनके पास, यानी कि अपने जब वो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे उस ज़माने के अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई ऑफिस हो, वो सबको बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या assertion ट्रू है? यू विल बी से यस दीदी assertion ट्रू है, ये ऐसा ही हुआ था वहाँ पे। नाउ लेट्स सी द therefore it meant private ownership was to be dominant pattern and privatization of state assets and corporate ownership were to be immediately brought in। अब ये कह रहे हैं कि अब भैया जब सारे आप पब्लिक और कम्युनिज्म के टाइम के सारे स्ट्रक्चर्स हटा दोगे तो कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए ना एक कंट्री में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि प्राइवेटाइजेशन की जाए और सारी की सारी प्राइवेट का जो ओनरशिप्स हैं, प्राइवेट एसेट्स हैं, उनको इमीडिएटली लेकर आया जाए। तो रीज़न भी ट्रू है, तो एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज गाइज जब हम कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर्स को हटा रहे हैं तो इमीडिएटली वी नीड द प्राइवेट स्ट्रक्चर्स। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब गाइज ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी दैट यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से शॉक थेरेपी हुई थी। अगर बहुत धीरे धीरे आराम से इन स्ट्रक्चर्स को हटाया जाता और प्राइवेट एसेट्स से और प्राइवेट ओनरशिप से रिप्लेस करा जाता तो शॉक थेरेपी नहीं होती। फिर क्या होता? नॉर्मली जैसे कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन हो जाता, बट एकदम से सब कुछ कर दिया कि कम्युनिस्ट सारे स्ट्रक्चर हटा दिए, सारी पब्लिक प्रॉपर्टी हटा दी और सडनली प्राइवेट ओनरशिप लाने की कोशिश की गई, इमीडिएटली लिखा है ना, तभी शॉक थेरेपी देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एंड मैं तुम्हें ऐसे बात क्यों बता रही हूँ बीच बीच में इन बिटवीन द क्वेश्चंस, बिकॉज गाइज इस साल आपको बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो है चैप्टर की इन डेप्थ भी बता रही हूँ सो दैट आपका इस MCQ वीडियो में चैप्टर का रिविजन भी होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर टू बी रिप्लेस बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। क्या रिप्लेस होने थे बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म? कोऑपरेटिव फार्म, कलेक्टिव फार्म, इंडिविजुअल फार्म या नन? तो करेक्ट आंसर इज कलेक्टिव फार्म। तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना होगा? कलेक्टिव फार्म। जो कलेक्टिव फार्म्स थे ना सोवियत यूनियन के, वो रिप्लेस करे जा रहे थे अब प्राइवेट फार्मिंग से। यानी कि पहले क्या होता था, ये कितना बड़ा फार्म है, इस पे सारे मजदूर और किसान और सब लोग मिलके काम करते थे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको जो है पैसा या फिर प्रोड्यूस दे दिया जाता था। तो दिस वाज अ कलेक्टिव फार्म। बट अब क्या था कि अब प्राइवेट फार्म होगा, सबको छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड दे देंगे, बेचो उस सामान को, अपने पास रखो, जो मर्जी करो, जो उसमें से ग्रेन निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन, डैश एंड डैश वर द मेन इंजन्स ऑफ चेंज। तो भाई ये जो चेंज आया था, शॉक थेरेपी जो आई थी, उसके मेन इंजन्स क्या थे? द फ्री ट्रेड रिजाइम्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या D1 दैट इज A and B। तो करेक्ट आंसर इज दो मेन इंजन्स कौन से थे? डी पार्ट पे आपको टिक करना है। दो मेन इंजन्स थे, द फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारा आंसर क्या है? D1। ओके,
Question number 48, dash states now become leaders and thus guided and control the development of region through various agencies and organization. तो भाई जब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद एक कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने इनको गाइड करा, इनको गवर्न करा और इनको कैपिटलिज्म में मूव करा. वो कौन सी थी? वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक स्टेट, यूरोपियन कैपिटलिस्टिक स्टेट, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज A1. अब जब इन लोगों को ट्रांजिशन करना था, मूव करना था फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, तो वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक स्टेट्स आती हैं इनकी गाइड करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाने के लिए जिससे कि ये कैपिटलिज्म में मूव कर सके. क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, इससे आपका चैप्टर का रिवीजन होगा एंड मुझे पता चलेगा कितने बच्चों ने सारे क्वेश्चंस देखे हैं और अटेंड करे हैं. तो 49 क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज डोमिनेट इन सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम. सोवियत के पॉलिटिकल सिस्टम को 70 सालों तक कौन सी पार्टी ने डोमिनेट करा था, बताओ कमेंट सेक्शन में. एंड क्वेश्चन नंबर 50 इज डिफाइंड बाइपोलैरिटी. आपको मुझे ये बताना है इन अ 1 सेंटेंस और इवन 1 to 2 वर्ड्स दैट बाइपोलैरिटी क्या होता है. ओके, तो विद दिस गाइस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. आज हमने 25 क्वेश्चंस और कर लिए हैं. नेक्स्ट ओके, लास्ट वीडियो में हमने 25 करे थे, तो आपको हमारा सिस्टम समझ में आ गया है दैट हम लोग कैसे रिवाइज करें अपने चैप्टर को इन पार्ट्स और सारे ही MCQs को डिटेल में डिस्कस करके. तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड देन 4th वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, CIS एंड ऑल दैट. ओके गाइज, तो अगर आपको कोई क्वेरीज है सो यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आई एम गोइंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट.